गया है। अभी हम आहार, जैविक खेती, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और हम इस योगाहार मंच से सब कुछ सीख रहे हैं। ये हमें ज्ञान की गंगा अपने अंदर समानी है, तो अ, हमें भी सभी को इस कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाना है, सहकार्य करना है। जैसे जूली बहन सहकार्य कर रही है, तो जूली बहन का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा ही हमें योग की गंगा और आहार की गंगा हमें हर घर में। तो आगे हम आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री नीलकंठ साबड़े जी शेगांव महाराष्ट्र से है, और वो दैनिक योगाहार के स्थायी सदस्य भी है, और पतंजलि योग समिति, मुझे लगता है वो कोषाध्यक्ष भी है। तो मैं हमारे ऐसे ऊर्जावान भाई नीलकंठ साबड़े भैया को इस योगाहार मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी साबड़े भैया, आपका स्वागत है। ओम। आदरणीय दीदी, हम आपको प्रणाम। सभी सदन को बहुत बहुत धन्यवाद और आपको धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी तथा आयुर्वेदाचार्य परम पूज्य आचार्य जी को कोटि कोटि नमन करते हुए आज सभी योगाहार परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं मुख्य अतिथि तो नहीं रूप में, लेकिन मैं सदस्यता के रूप में मैं बोलना चाहता हूँ कि आज अपने ये क्लास में सभी युद्धजन इस क्लास में उपस्थित हैं। तो इस क्लास में जो भी आवाज आ रही बहन जी? जी आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है। बहुत सुंदर सर, बहुत स्वागत। आपकी अच्छी आवाज आ रही है। जी जी, धन्यवाद भाई जी। तो गूंज रही है आपकी आवाज। जी जी, और धन्यवाद अच्छी आ रही है आवाज। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। तो 2 मई 2021 को ये जो 2 साल अभी 23 को पूरे होने जाने वाले हैं अपने योग क्लास को, तो मैं ऐसा लगता हूँ कि इस क्लास में जो कुछ मैंने सीखा है वो जिंदगी में कोई विद्यापीठ में नहीं मिलता था। ऐसे एक जीवन में नया ज्ञान मुझे मिला, और सभी युवाजन और सभी ज्येष्ठ और माता पिता समान बहनों जो परिवार मिला है, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी इसमें सभी विद्वान लोग हैं और ज्ञानी लोग हैं। उसमें मेरा सुनना ये जरा सूरज को काजवा दीवा दिखाना ऐसा होगा, तो मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, 10-15 मिनट ही लूंगा। तो मैं जीवन में ऐसा एक संगत जो होती है, अपने किसी के साथ मिलती है संगत, उसको ज्यादा महत्व देता हूँ। तो महत्व से, संगत से क्या महत्व होता है, इस पर ज्यादा जीवन अपना निर्भर होता है। जैसे कि अपने 2 साल से इस योगाहार में 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे जैसे भी साथ मिलती है, तो पूरा दिन अपना बहुत अच्छा जाता है, ऊर्जा के साथ जाता है। काम जो अपन करेंगे, खेती का हो या अपना जो रूटीन वाला काम है, वो बहुत हर्ष उल्लास के साथ जाता है। तो इस संगत से भी जीवन में फर्क पड़ता है। इस संगत के लिए महत्वपूर्ण होते अपने, जैसे कि जीवन पेड़ के तरीके होना चाहिए, गुब्बारे जैसा नहीं होना चाहिए। गुब्बारे को जड़ नहीं होती है, लेकिन पेड़ को जड़ होती है। तो ऐसे संस्कार की जो जड़ है वो इस अपने इस योगाहार से मिल रहे हैं, कि पेड़ ऊपर की तरफ बढ़ता है, नीचे उसके जड़ उससे ही
एकदम फिट हो जाते हैं और पौधा भी हरा भरा और फलदायी होता है। ऐसे ही हमारे आदरणीय पवन सर भी बोलते हैं कि एक्शन मोड में रहना है और इसका भी प्रभाव जीवन में पड़ता है और कार्य करने के लिए ऊर्जा परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी से मिलती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस योगाहार कार्यक्रम जब से चालू हुआ, पहले दिन भी मैं था तो आदरणीय पवन सर ने मुझे 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जैसे भी बुलाया था कि ये कपाल भाती कुछ योग करो, तो मैंने कपाल भाती करके थोड़ा सा दिखाया था। मुझे हिंदी भी नहीं आती थी, तो इस कारण जब सबसे मिलना हुआ, सबके साथ ये ज्ञान मुझे थोड़ा थोड़ा आना लगा, तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 साल अभी 2 मई को पूरे होने वाले हो, तो मैं दूसरी कक्षा में हूँ अभी। तो मुझे अभी ये एग्जाम के स्वरूप में मेरा टेस्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी क्या क्या पढ़ा है 2 साल में। तो मैंने इस 2 साल में बहुत कुछ इससे हासिल किया है और ये ज्ञान जैसे कि ये संस्कार और ज्ञान, ये मार्गदर्शन अपने जैविक खेती हो या जीवन में जैसे काम आते हैं, वैसे जीवन में दूसरी पीढ़ी को अपन ये देंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है कि अपन में जीवन में क्या रखा है। तो जैसे कि संस्कार का महत्व मैं इसलिए बताता हूँ कि संगत एकाधे बार बुरी भी मिल गई, कई कई बार ऐसा सोच भी नहीं सकते कि अपने को संगत एकाधे दिन कैसे मिल जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा मैं एक मेरे जीवन का एक उदाहरण देके ये कहता हूँ कि जब मैं 2006 में मुझे क्षेत्रीय मित्र पुरस्कार मिल गया। मैं केचुआ खाद बनाता था और फूलों की खेती करता था, तो उसमें पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार के साथ मेरे वरिष्ठ अधिकारी कृषि विभाग के, उसके साथ एक पहचान हुई। तो उसमें मुझे जो अपना उस टाइम में हमारे महाराष्ट्र में बहुत सूखा पड़ता था, पानी बारिश कम होती थी। उस 2005 से 2009-10 तक बहुत बारिश कम होती थी। तो एक पानलोट एक होता था, तो उस पानलोट का मैं एक उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। तो उस पानलोट के टाइम में जब पुरस्कार मिला और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रहने लगा, तो एक अधिकारी ऐसे भी मिले कि वो साथ में रहते रहते जब रात 10 बजे गांव किसानों के आत्महत्या पर आत्मनिर्भरता अभियान चलाया जाता था, तो उनके साथ गांव गांव में जाके अपने केचुआ खाद के साथ कैसे फूल की खेती की, उसमें कैसे फूल उगाते थे। मेरे पास गुलाब के कम से कम 200-250 पेड़ थे और मेरा रजनीगंधा 2 एकड़ था। रजनीगंधा, उसको रजनीगंधा निशिगंधा बोलते हैं हमारे मराठी में। और एक जो शेवंती होती है, लाल कलर, पीला कलर, लाल कतिया कलर और डार्क पीला कलर, ये भी 4-5 कलर के मैंने एक सेवंती का भी 1 एकड़ का खेत किया था। तो उसको पूरा केचुआ खाद बना के वो पूरे फूल के पेड़ को सब मैं फूल की खेती को पूरा केचुआ खाद पर भी निकाला था। उसके जो वर्मी वाश बनता था उससे स्प्रे करता था। इस पर मुझे कोई केमिकल का ये देना नहीं पड़ता था। तो मेरी खेती ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक का जो सेंद्रीय कर्व होता है, ऑर्गेनिक कर्व, वो ज्यादा बढ़ गया था। तो बाद में वो अधिकारी के साथ ये हो गए, तो मैं मेरा केचुआ खाद ऐसा जमीन पर भी मैं तैयार करता था। नीचे थोड़ा जो धुम्मस मिट्टी जो कड़प करके, क्योंकि उस टाइम पैसे का ज्यादा ये नहीं था। तो एक अधिकारी आए अपने कृषि सहायक गांव में और उन्होंने ये देखा कि ऐसे ऐसे आप करते हैं तो उसको तो सब्सिडी मिलती है, उसको अनुदान मिलता है। तो मैंने बोला कितना अनुदान है, तो बोले 5,000।
तो मैंने बोला वो 5,000 में क्या क्या करना पड़ेगा? तो बोले इसके ईटा इससे हौद बनाना पड़ेगा और उसमें अपना कचरा जो आप कर रहे उसमें डाल के, या आप जैसे भी ये बना लो केचुआ खाद और वर्मी वाश, उसमें से एक छोटा प्लास्टिक का पाइप डाल के उससे पानी निकलेगा। हम क्या करते थे कि ऊपर पानी नीचे जाता था ना, तो एक ऐसे आजू बाजू में ये अपने बारदाना बिछाते थे, और बारदाना बिछा के उसका जो पानी आता था वो बारदाना में जमा होता था, और बारदाना ऐसा पीच के हम बकेट में पानी पहले करते थे। हमको उसकी तकनीक मालूम नहीं थी, तो बाद में हमने वो हौद बनाए और उसमें केचुआ खाद बनाना चालू कर दिया, और उसमें वर्मी वाश भी निकलना चालू हो गया। गुलाब को, सभी फूलों को हमने एक वर्मी वाश से स्प्रे करने लगे। तो 5,000 के लिए जब सब्सिडी मुझे मिली, तब वो देखने के लिए पहले 2 दिन आए कि ये किया कि नहीं वरिष्ठ अधिकारी। तो जब आए और उन्होंने देखा कि ये ओरिजिनल किया है, और ये पहले से भी उसके बाजू में 2 मेरे बेड केचुआ के सादे भी थे, तो बोले ये पहले ऐसे थे, अभी ये ऐसे हो गए अपने सब्सिडी मिलने के बाद। तो जब उसका एक ये जाता है, तो उसने बोला कि वो दूसरे साहब जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था, उनको बोला कि उनको बोलो कि अभी अपन खाना खाने जाएंगे तो कुछ पैसे दे दो। तो बाजू में जाके उनका मुझे थोड़ा सा ये लग गई कि ये अपने से बोल रहे थे अभी, और ये सब होने के बाद उसमें मेरी साइन लेना पड़ता है स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए कि, तो इन्होंने जाके कुछ गुनगुनाया। तो मैंने वो साहब से पहले मुझे मेरे पास बुलाया सब होने के बाद, और मुझे बोला साहब ने क्या बोला? नहीं बोले आपको नहीं बताएंगे। मैंने बोला सर इसमें क्या बात है? तो वो गए मेरी साइन लेके, और जब मेरा 5,000 का चेक आया उस 2004-5 में, तो उनको फिर बताया उन्होंने कि ये 5,000 का चेक निकालने के लिए आपको 400-500 रुपए मांग रहे थे। लेकिन मैंने बोला कि मैंने प्रेरित किया, और खुद ये पहले ही केचुआ खाद बनाते थे, और उनको 500 रुपए अपन मांग रहे हैं, तो अपन कैसा लगेगा उनको? तो उनको मैंने बोला, वो साहब ने बोला कि मैं मेरे तरफ से उनको आपको खिलाता, लेकिन मैं उस किसान को नहीं पैसे मांगूंगा। तो जैसे कि मैंने उस दिन बात की थी भ्रष्टाचार की, तो ये आदत बहुत दिनों की बहुत अपने इसमें ये कर रही, इसलिए उदाहरण मैंने ये दिया। तो बाद में वो जो वरिष्ठ तालुका कृषि अधिकारी थे उस टाइम में, जब वो उच्च पदस्थ पर गए, एसओ करके गए, तो उसके एक पैसे खाने में लालच बढ़ गई, तो पकड़े गए और उनको सस्पेंड होना पड़ा। तो एक उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि संस्कार ये जड़ से होते हैं। और जब दूसरे अधिकारी के साथ भी मुझे वो आत्मनिर्भरता अभियान में जाता था, तो एक दिन पूरा सप्ताह था, लेकिन उसमें एक संडे आ गया था। तो संडे के दिन उनको आदत थी, तो उनको रात के 12 बजते थे हमको, मुझे पहुंचाने, घर में गाड़ी छोड़ने को लेने को आती थी और छोड़ना भी पड़ता था। तो जब किसानों के साथ 10-10:30 बजे तक कार्यक्रम रहता था, तो उस टाइम में उन्हें बोला कि अभी खाना खाना पड़ता है। तो एक होटल पर रुके हम बीच में भी, लेकिन उनको थोड़ा सा ये लगा कि अपने को तो दारू पीना है, तो बोले आप अंदर बैठो हम बाहर बैठते। मैंने बोला क्यों सर, अपन साथ में खाना खाएंगे ना? नहीं बोले हमारे अभी टाइम है अभी। मैंने बोला आपको जल्दी घर में छोड़ना पड़ता है ना, तो आप जल्दी खाना खाओ और हमारे ड्राइवर आपको छोड़ देंगे। तो मैं समझ गया कि उनके जब वो कांच के गिलास गए उस टेबल पर, हमारे टेबल पर स्टील के गिलास आए, तो ऐसे ही भी होता है कि अपनी इज्जत अपने इसमें रहती है कि अपने टेबल पर वो नहीं बैठ सके। तो मेरा कहने का मतलब संस्कार पर है कि संस्कार कैसे आदमी को दूसरे की आदत पर नहीं छोड़ जाता। बात मैं 2009 में मेरा सूखा पड़ा गांव में, तो मेरा पूरा जो फूल खेती का जो पौधे थे गुलाब के, वो निशिगंधा के, वो पूरे नष्ट हो गए। 2 साल हमारे
खेती में पानी, बोरवेल, ट्यूबवेल को पानी नहीं था, तो पूरा सूखा हो गया। तो इससे पहले जब मैं पानलोट का सदस्य उपाध्यक्ष था, तो उस टाइम में मैंने मीटिंग ली थी कि गांव में अपने कुछ पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि ये पानी आगे नहीं टिकेगा, क्योंकि अपन बहुत उत्साह कर रहे, जमीन का पानी खिंचा रहे, तो आगे पानी अपने को कम पड़ेगा। तो गांव वाले ने, जो सदस्य लोग थे, उस बैठक में हाँ बोल दिया, लेकिन ऊपर से जो पानलोट को 16 लाख रुपए आए थे गांव में, वो अधिकारी बोल रहे थे कि ये अपन कुछ कोल्हापुरी बांध बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, उसको वो स्कीम के लिए नहीं है। ये सिर्फ पर जो खेत होते हैं, खेत को बांध बंदिस्ती के लिए है। जैसे कि किसान अपने अपने खेत में अपना अपना पानी अड़ाकर उसमें भी अंदर ये हो जाए, शोषण कर दे वो जमीन, तो अपनी जमीन की भूजल पातड़ी बढ़ा जाएंगी, इसके लिए है। तो फिर मैंने बोला जो हमारे गांव में से जो नदी नाले जाते हैं उस पर अपन बांध डालेंगे इस पैसे से। उस टाइम में 16 लाख बहुत बड़े होते थे 2005 में। तो ये अधिकारी बोले कि नहीं, अपने को ऊपर से ये लेना पड़ेगा, उसका सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला किससे? तो बोले वो जिला अधीक्षक रहते। तो मुझे पुरस्कार मिलने के बाद ये फायदा हुआ कि उनसे डायरेक्ट मेरी मुलाकात हुई। तो मैं डायरेक्ट उनके पास गया कि भाई साहब, जो किसान आधे लोग नहीं करेंगे, आधे करेंगे, उसका फायदा सभी को नहीं होगा। जब हमारे गांव में से ये पानी पूरा बहकर जाता, उसको भी 2-3 बांध ऐसे अड़ा के, पानी अड़ा के जब ठहरेगा तो पूरे गांव को इसका फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो बांध हमारे गांव के बीच में से गया था। तो 2 तरफ की जो जमीन हुई थी, उस तरफ दोनों जमीन को उसका फायदा होगा। तो उन्होंने बात मेरी कबूल की और स्पॉट इंस्पेक्शन किया और इनको अच्छा दिखा। तो 16 लाख रुपए दूसरा एस्टिमेट बनाकर उन्होंने तैयार कर दिया कि ये अपने बांध के लिए करो, क्योंकि ये पैसे पूरे आने वाले इसके सुखा के दिक्कत नहीं हो जाए। तो ऐसा तैयार हो गया। और हमारे जब पानलोट की समिति रहती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो मैं था, लेकिन बाकी के सदस्य के मन में उसमें थोड़ा सा कपट था, मुझे मालूम नहीं था कि उनको लगा कि ये 16 लाख रुपए 2-3 बांध में भी खर्चे हो जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो उन्होंने उनको बताया गया था कि जब अपन पूरे अलग अलग किसानों के खेत में थोड़ा थोड़ा बांध करेंगे तो उसमें से बहुत पैसे बचते हैं। तो उन्होंने एक ठराव ऐसा मंजूर किया और हमारे तरफ से ऊपर से मैंने ये ठराव मंजूर किया था कि 2 हिस्सों में भी इसका बंटवारा हो जाए। लेकिन जब जो कृषि अधीक्षक थे, उनको गांव के समिति का ठराव होना था कि ये काम नहीं किया जाए, ये होना चाहिए। तो उन्होंने मेरा मान्य नहीं किया, क्योंकि उस पर पैसा खाना नहीं जमता था। तो जब मीटिंग में मैंने बोला कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मेरे खिलाफ 7 लोगों ने ये कर दी है कि नहीं, आपका 4 ही लोग हैं आपके साथ, तो आपका बहुमत नहीं है। ये 7 लोगों की तरफ से उन्होंने खींच लिया था, क्योंकि पहले जब दूसरे दिन मीटिंग थी तो पहले रात मुझे दूसरे दिन मालूम पड़ा कि ये पहले रात में भी अपने होटल पर जाके खाना खा के सब बंदोबस्त कर दिया उन्होंने। तो दूसरे दिन मैंने उसका इस्तीफा दे दिया कि मुझे ये पसंद नहीं, आप जो करना है, जो भी कुछ उसमें भ्रष्टाचार होगा तो मुझ पर उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, ये लिख के मैंने इस्तीफा दे दिया। तो आगे 2-4 महीने में उन्होंने जो किया, तो झूठे मजदूर के साइन लेके उसमें मास्टर बनाए सब, वो कुछ काम के रहा नहीं। लेकिन उसके जो गलत काम किया था उसके फल भी गलत ही आते हैं। तो दूसरे साल में लोगों के मन में आया कि अरे अपने को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, पैसे भी अपने 16 लाख अपने गांव पर आए। उसका एक माहिती अधिकार के रूप में वो डाला गया। तो जो अध्यक्ष थे उसमें जो 7 लोग थे, उसमें वो वापस जो पैसे लगे थे उस पर नोटिस निकाली कि ये पैसा आपने गलत इस्तेमाल किया है, और ये मास्टर पर साइन भी जिनके लिए वो भी कोर्ट में बुलाया गया है कि ये आपने कैसे साइन की थी, उस पर काम किया था कि नहीं।
तो बहुत उसमें ये हो गया। तो मेरे बताने का यही मतलब होता है कि सच काम करने जाएंगे तो तकलीफ तो होती है, लेकिन उसके फायदे एक ये होते थे। जब 2009 में पूरा सूखा पड़ा गांव में, तब सभी को याद आई कि ये 2-3 बांध होते थे तो आपका गांव का पानी कम नहीं होता था। तो मैं 2008, 9, 10 3 साल में उसकी खेती में कोई पानी नहीं था तो कोई कर नहीं सका। मेरी पूरा फूल की खेती सूख गई, निकाल दी मैंने। तो मेरे एक फूल के टाइम में भी फूल बेचते थे मैं। एक गणपति का मंदिर था हमारे गांव के बाजू में, अकोला रोड पर, बहुत प्रसिद्ध है हमारे इसमें। तो मैं फूलों की माला बनाता था और वहां पर मंदिर में बेचता था खुद बना के। तो एक ऐसा उस टाइम का मुझे ये है कि भाई साहब, ये बहन जी, यहाँ पर चप्पल जूते फ्री में रखो और ये हार फूल गणेश जी को चढ़ाओ, ये मेरा एक वाक्य था। तो इससे थोड़े लोग ज्यादा बाजू वाले से मेरे पास ज्यादा आते थे कि अपनी चप्पल भी कुछ सुरक्षित रहती है और हार फूल भी अपने को। और मैं कम मेरे खेत में ही था, तो जो व्यापारी के लोगों से मैं 2 पैसे से कम भी देता था। और इससे कहने का मतलब कि अपन जब जिस चीज से जुड़े हैं वो चीज अपने हाथ से छूट जाए तो आदमी निराश और हताश हो जाता है। और जब फूल की खेती मेरी बंद हो गई तब मैं थोड़ा हताश और निराश हो गया, लेकिन कोई रास्ता तो ईश्वर अपने को दे ही देता है। तो एक फूल के टाइम में मेरे हमारे दोस्त बन गए थे, डॉक्टर प्रवीण पटेल करके, वो एमएस है, सर्जरी करते हैं। तो उनको भी खेती का बहुत लगाव था उस टाइम से। तो उन्होंने बताया कि आप खेती नहीं करते अभी, पानी नहीं, तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला सर आप ही बताओ क्या करूं मैं। तो सर ने बोला कि आप सेगांव में मेरे साथ चलो, मैं वहां पे एक स्कूल खुलवा देता और उस स्कूल का देखभाल और पूरा स्कूल आप संभालो। तो मैं स्कूल में संभालने लगा और एडमिशन और सब हो गया। तो बाद में 2-3 साल के बाद वापस पानी आ गया, तो वो फूल मैंने और भी डबल लगाए। लेकिन मैं ये छोड़ नहीं सकता था सेगांव का, इधर भी ये बड़ा हो गया था, तो उधर हमने मेरे भाई के पास वो दे दिया फूल का। और अभी तक ये फूल उनके पास गए थे, लेकिन गए साल में एक बार पूरा ज्यादा पानी होने से वो भी अभी ये हो गए, तो ये साल में और भी बढ़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैविक खेती पर अपन फूल ये सब्जी ये खाना तो सब लेते हैं, लेकिन फूल की खेती भी बहुत अच्छी होती है। उस टाइम से मैं 2005 से एक इससे भी प्रेरित हुआ था कि अपन शादी में हमारे महाराष्ट्र का एक ये निकाला था। अपने मुख्य अतिथि आए थे दैनिक देशोन्नति के प्रकाश जी पोहरे साहब ने एक 400 टन ज्वार या गेहूं या चावल उसमें बर्बाद होते हैं जब अपन उसमें ये फेंकते हैं अक्षता के रूप में। शादी जब लगती है, मंगल कार्य होता है, तो उसमें एक शादी में कम से कम 5 किलो 2 किलो से 11 किलो 21 किलो तक भी ये बनाते हैं और वो फेंक के देते हैं। पहले शादी में ये जो अक्षित बनाते थे वो एक अपने जमा करके नदी नाले में मछली के लिए जाता था, लेकिन अभी शादी बारातों में ये वैसे ही पड़ा जाता है, वो वहां पर सड़ता है या कुछ काम में नहीं आता है। तो हमने वो भी फूल को ज्यादा भाव मिले और शादी में फूल का इस्तेमाल हो, तो फूल फेंकने का भी हम बताते थे कि ये फूल फेंको, ये अक्षय अपनी जो अनाज है इसका भी नुकसान नहीं होगा और किसानों को भी जो फूल बेचते हैं उसको भी ज्यादा 2 पैसे मिलेंगे। और ये फूल जो है एक नाशीवंत है, और जहां पर अपन ये मंगल कार्यालय में हो, घर में हो, जमा करके अपन एकाधे झाड़ को देंगे तो उसका एक कंपोस्ट भी बनेगा और एक खाद के रूप में दूसरे पेड़ को एक खाद भी मिलेगा। तो इस तरफ आगे बढ़ते गए और 2009 में जब योग भवन बन रहा था, उसके पिलर चालू थे, तो हमारे मेरा नंबर लग गया हरिद्वार को, परम पूज्य स्वामी जी को मुझे आशीर्वाद मिल गया। तो आदरणीय राजू दीक्षित साहब का लेक्चर सुनते सुनते तो मैं ऐसे हुआ था कि मैं वहां पर बोला था कि मैं शादी नहीं की होती तो यहाँ से नहीं जाता था, लेकिन शादी की तो ये जिम्मेदारी निभाना ही पड़ेगी। तो इसलिए मैं वहां से 2009 में वापस आ गया और तब से
2008-9 से भी मैं प्राणायाम करना और क्लास लेना करता था, लेकिन बीच में थोड़ा कुछ परिस्थिति के रूप में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो 2018 में और भी मुझे एक 2 शिविर करने के स्वामी जी की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिलना होता था। तो ये किसानों का जो शिविर था उसमें भी मुझे बुलाया गया, तो मेरा नंबर लग गया उसमें। तो वहां से जब अपना पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिश्ता बना, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय विवेक बेनीपुरी सर, ये सब विनोद भट्ट सर, सभी जिनकी पूरी टीम, ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की पूरी टीम और अपना योगाहार परिवार का नाता कभी ना छूटे और कभी ना टूटे, ऐसा ही डटे रहे। और जब संस्कार की बात आगे भी हम कर रहे, तो एक आगे भी जब सेगांव में आया तो एक दोस्त भी ऐसे मिल गए थे, बहुत होशियार थे, बहुत अच्छे थे। और संस्कार एक ही खराब था उसमें, वो दारू पीते थे, लेकिन दारू भी ऐसे पीते थे कि उनके करोड़ों के जो व्यवहार होते थे, वो जब व्यवहार करने जाते थे तो मुझे साथ में लेते थे। तो लेकिन दारू, बियर और इंग्लिश दारू एक साथ पीते थे, उसको कॉकटेल बोलते थे, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उस टाइम में मुझे मालूम हुआ। लेकिन जब कुछ महत्व का काम होता है तो मुझे साथ में लेके जाने थे। लेकिन उस टेबल पर जब मैं बैठने लगा तो मुझे याद आई कि मेरे पिताजी, मैं 9 साल का था तो उस टाइम में छोड़ गए। तो उस टाइम में जब मैं शहर में जाता था तो मेरे बस का टिकट किराया जो होता था 1 रुपया 90 पैसे 90 पैसे, उसमें 1 रुपया 80 पैसे फुल टिकट होता था। तब मेरा हाफ टिकट पड़ता था 90 पैसे। और 1 रुपया का जो एक सिक्का होता है, वो नोट होता था, उसमें कंडक्टर उस टाइम में 10 पैसे वापस नहीं देता था। तो पहले ही मैं एक दुकान पर, किराना दुकान पर जाके उसके कुछ ऑरेंज की गोली बड़ी बड़ी मिलती थी उस टाइम में, नहीं तो एक असमंतरा की गोली मिलती थी, तो 10 पैसे की पहली ही गोली लेके वो 90 पैसे चिल्लर लेके उस कंडक्टर को देता था। तो उस टाइम के दोस्त 10 पैसे वाला संस्कार है, तो वो याद आते थे मुझे कि अरे ये तो 400-500 रुपए ऐसे उड़ा देता, अपन इसमें बैठे रहे तो बाजू के लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में। और लोगों को अपन नहीं पीते, लेकिन जब अपन उसके साथ होटल में जाते हैं तो बाहर वाले लोग तो देखे होंगे कि अपने ये साथ में रहने वाले तो ये भी उनके ऐसे भी होते होंगे। तो मैंने उनका एक संगत छोड़ दिया कि भाई साहब, मुझे अगली बारी में इसमें मत बुलाओ आपके साथ, और जो काम होगा वो काम ही अपना करो, लेकिन मैं उसमें नहीं रहूंगा। क्योंकि उनकी जो उनके पास पैसा बहुत था, तो उनके जो प्लॉटिंग का बिजनेस था वो प्लॉट मेरे नाम पर करने के लिए मुझे साथ में रखते थे, क्योंकि इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब इसलिए ये था कि सिर्फ संगत यानी कैसी भी हो, लेकिन उसमें संस्कार अपने जड़, पेड़ की जड़ जैसे हो तो अपने को वो बिगड़ने नहीं देते। तो इस प्रकार उस 10 पैसे के संस्कार ने मुझे ये लाइन पर रखा। और जब 2009 से तो मुझे स्वामी जी के सानिध्य और आशीर्वाद से मिला, तो तब से तो मेरे जीवन का रूप ही बदला। फिर मैंने 2018 में जैसे ही इस अपने पतंजलि योगाहार का मार्गदर्शन और ये मिलता रहा, तो ऐसे ही मेरे बेटे पर घर में भी ऐसे एक सेवा भाव का ये होता रहा। एक बार मैं परभनी डिस्ट्रिक्ट में अपने ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वहां पर भी मुझे एक फोन आया था घर से कि मेरा बेटे बोला, बाबा हमको एक दूसरे के मदद के लिए जाना है नागपुर अजनी स्टेशन में। तो मैंने बोला भाई वो अजनी स्टेशन बहुत खतरनाक है, थोड़ा संभाल के जा। नहीं बोले, मैंने वो पूरा तकनीक से ये किया है बोले। तो वो जाके आया और मैं 2 दिन उधर ट्रेनिंग का जो काम था किसानों को जैविक खेती का, वो जब आया तो उसके जो जिसके लिए गया था वो तो मुझे पाँव भी छूने लगे कि भाई साहब, आपके बेटे ने भी हमारे
बेटी की जान बचा ली। तो कुछ ऐसे भी ये होते हैं कि संस्कार जब अपन घर से चालू करते हैं तो अपने परिवार में खुद आते हैं। तो ये सब आपने इस योगाहार में हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी ने भोपाल का एक माता जी को जब सेवा के रूप में बहुत सभी अपने योगाहार ग्रुप में एक पैसे के रूप में जब अपन जमा करके दिए थे, तो उस टाइम की भी मुझे परसों एक याद आई। मेरा बेटा और मैं गाड़ी पर जा रहा था, तो हमारे सामने भी एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि दोनों की आमने सामने टक्कर होके वो हमारी गाड़ी को भिड़ता था, लेकिन कुछ 5 फुट दूरी पर भी वो गाड़ी पड़ के उसके नीचे वो दब गया, और इतना दब गया कि बेशुद्ध पड़ गया। तो मेरे बेटे ने गाड़ी उठाई और लोग भी जमा हुए उस टाइम में, और तब मैंने 108 पर नंबर फोन किया, तो तुम उठाओ, मैं फोन करके जल्दी एम्बुलेंस को बुलाता। और वो 108 को फोन करके पुणे में जाता है पहले 108 नंबर, वो पुणे से जहां अपना लोकेशन होता है वहां पर एम्बुलेंस का एड्रेस बताना पड़ता है, तो उसमें अपना नाम लिखकर ये करना पड़ता है। तो एक ऐसा सेवा भाव जब उस एक्सीडेंट हुआ और मैंने 108 को फोन किया, तब मेरे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी की भोपाल की जो घटना थी वो याद आई थी। तो इस प्रकार ये जैविक खेती का ये चालू है। लेकिन आप बोल रहे कि आपकी जीवन की कहानी बता रहे हैं आप, थोड़ा ऐसा भी होता है, लेकिन उदाहरण इसलिए दिया कि ये संस्कार और ये जीवन कैसा घटता है। तो आप जैसे कि इस योगाहार में एक अपना परिवार जो बन गया है ना, उससे बहुत होता है फायदा। और इसमें स्वामी जी के इससे मुझे ये भी मिला है कि जब गुस्सा मैं बहुत करता था, तो मेरा गुस्सा भी गायब होने लगा है। तो गुस्से के कुछ नुस्खे मैंने उसमें ये कर दिए कि जब गुस्सा आता है तो थोड़ा सांस लंबा ले लो और लंबा छोड़ो, तो उसमें भी गुस्सा कम होता है। और किसके बारे में अपने मन में गलत विचार आएंगे तो वो भी अपने को थोड़ा एक ऐसे हाथ करो, और थोड़ा थोड़ा अपने मन में कुछ एकाग्रता नहीं होती है या अपने को कुछ नाराजगी होती है, तो थोड़ा सा ये ऐसे अपने अपने उंगलियों को ऐसे थोड़ा थोड़ा ये करना करो। ये ऐसे भी दो दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, ये तीसरी उंगली का बहुत ये होता है। लेकिन जब अपन 2 उंगली आपस में ऐसे घुमाते हैं सीधा और उल्टा, तो दूसरी उंगली अपने टच होना चाहिए, जैसे कि मेरे ये है, ये छोटी वाली उंगली ऐसे, ये पूरे जो अपने 10 उंगलियां हैं एक में को लगा के पूरे उस पर से भी काबू आता है। और नशा नशा से भी मुझे बहुत ये होता है। तो नशे के लिए जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं, तो मैंने वो तंबाकू की भी लिए नुक्सा एक कर दिया है। जो बाल हिरण बोलते हैं, ये बाल हिरण है, छोटा छोटा एक ये रहता है, बीज रहता है। तो ये बीज भी बहुत काम आता है जब तंबाकू छोड़ने की इच्छा हो आदमी के पास। तो ये मुंह में पाचक भी होता है, और उसमें जब तंबाकू की अपने को याद आती है तो ये मुंह में रखेंगे तो ये आधा घंटा चलता है। और उसमें से जो अपनी लाड़ बोलते हैं, उसमें वो लाड़ बनती है, पानी बनता है मुंह में, और अपने पेट में जाके वो पाचक के रूप में काम करता है। तो ये भी एक बाल हरण 10 रुपए छटाक से मिलती है ये। तो ये एक छटाक 50 ग्राम जो 10 रुपए में होता है, वो 8-10 दिन चलती है अपने को खाने में। तो ये भी तंबाकू छोड़ने का बहुत नुकसान है, क्योंकि तंबाकू की आदत पहले मान मर्यादा था, तो एक लोग बड़े लोगों से डरकर चोरी से खाते थे। लेकिन आज तो बेटा पिताजी को मांगते हैं कि मेरे पास की ये खलास हो गई, आपके पास है क्या। इस पर ये भी मैंने देखा है। तो ये भी आदत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ज्यादा ये नौजवान युवा में ज्यादा ये गुटखा और ये इसका सेवन करना ज्यादा बढ़ गया है। ये भी अच्छा एक ये होता है। और एक मेरे पास सफेद गुंज, मेरी माँ को बहुत आदत है कि उसमें कुछ नया नया करके एक गुंज, सफेद गुंजा बोलते हैं,
ये गुंजा है मेरे हाथ में, तो ये गुंजा जमा करती है माँ घर में लगा के। तो ये गुंजा का भी मैंने फायदे बहुत अच्छे देखे हैं। तो इसका जो पत्ती होती है, ये लता होती है, लता के जैसे ऊपर अपने घर में भी लगा दे एकादे टोकरे में, तो ऊपर चढ़ती है। और उसके पान जो गुंजा शब्द भी गुंज बोलते हैं, गुंजा बोलते हैं इसका। पहले सोना तोलने में उसका माप का परिमाण गुंजा करके होता था। और तस्सी एक तस्सी, और दो नाम हिंदी में उसको अलग अलग आता है। तो ये गुंजा अपने मुंह में उसके पत्ती रखेंगे तो ये पानी मुंह में छोड़ता है, और उसका अपने अंदर के जो पित्त को शमन करता है। अलग अलग बहुत आयुर्वेद में उसके, हमारे आदरणीय श्री भगवान दास जी को उनके बारे में बहुत ज्यादा मालूम होगा, वैद्य है वो। तो इसके भी बहुत फायदा होता है। तो ये गुंज में अपने घर में लगाना चाहिए, जैसे गिलोई है, तुलसी है। तो इस गुंज का भी एक ये करते हैं। और हमने एक बार ये भी बताया था कि इस रुद्राक्ष की माला से अपन जो नमक होता है, ये नमक अपन सेंधा खाना चाहिए अपने प्रकृति के लिए। तो ये प्रकृति के लिए सेंधा नमक, और इसमें क्या फर्क होता है। तो अभी ये मेरे पास अपना टाटा वाला नमक का ये डिब्बा है, इसमें टाटा का नमक है। और एक अपना सेंधवा नमक है जो पतंजलि का। तो इस पॉजिटिव इसमें, और इसमें विषारी तत्व ये अपना ये बता देता है। रुद्राक्ष की माला ये स्वामी जी की दी हुई आशीर्वाद के रूप में मुझे मिली है। तो मैं पहले अपने सेंधवा नमक पर ये माला घुमाता हूँ, तो ये कैसी घूमती आपको दिखता है। ये मेरा हाथ भी दिख रहा है ना आपको, कि ये देखो मैंने तो पूरी ये स्थिर रखी है, लेकिन अभी देखो कैसी घूमती है। मेरे हाथ की तरफ देखो, क्योंकि मेरा हाथ हिल रहा है कि माला घूम रही है। ये सेंधवा नमक है पतंजलि का। तो इससे ये जो अपने घड़ी रहती है, घड़ी के जो कांटे फिरते हैं उस दिशा से सीधी घूमती है। और मैं अभी इसको अपने टाटा वाला जो नमक है, उस नमक के इसमें अभी ये सीधी पकड़ कर मेरे हाथ की तरफ देखो कि मैं हाथ नहीं हिलता मेरा। अभी ये घड़ी के उल्टे दिशा में फिरने लगी है। तो इससे भी ये अपने को, मैंने अपने जब किसानों को उमंग दिया गया था, जो अपने ट्रेनिंग जैविक का ट्रेनिंग दिया था, तो उस ये ऐसे उल्टे फिरने लगे उमंग। और जो कीटकनाशक दूसरा होता है इसका मैंने ये किया था, तो ये भी विषारी तत्व इसमें दिखाते हैं। अपन ये मैंने हैंड वॉश भी यहाँ पर लाया है, तो हैंड वॉश में भी विषारी तत्व होते हैं, इस पर भी अपन पहचान कर सकते हैं। और जब बाजार से भाजीपाला लाते हैं इसका भी टेस्ट होता है, विषारी द्रव उसमें कितना जाता होता है, तो इससे भी ये माला फिरती है। तो इस प्रकार अपन जो जो जैविक करना चाहिए, इससे अलग अलग बहुत अपने आज 711वां जो ये है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा मार्गदर्शन सभी की तरफ से अपने को मिला है। तो मैं थोड़ा जैविक कम बोल दिया और मेरा ज्यादा बता दिया, तो उसमें कुछ मैं तो आपसे थोड़ा अनपढ़ ही हूँ। क्योंकि अनपढ़ क्यों मानता हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तो माताजी ने मुझे एक चप्पड़ लगाई थी शादी के बाद भी। तो आप बोलेंगे कि अरे शादी के बाद थप्पड़ लगाने वाला है आदमी तो क्या ये होगा। तो ये माताजी ने बोला था कि तू एक दिन क्यों लेट उठा, इसलिए मैंने थप्पड़ लगाई थी। तो संस्कार की भी बात आती उसमें
लेकिन एक मैं जब थोड़ा ये हो गया था निष्ठा, ये कि मेरी आदत कम हो गई, ये होना चाहिए थी। तो सबका मैं आभार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि नहीं लेकिन एक सदस्य के रूप में मेरा थोड़ा मनोगत मैंने व्यक्त कर दिया। और जैविक खेती और योग जो कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सकेगा। और आगे जब हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी बोलते हैं कि पतंजलि ही भारत का भविष्य है, तो जब दो ही बेटे हमारे नौकरी या कुछ इस पर अपने अपने काम में लग जाएंगे, तो हम अभी कुछ टाइम दे रहे हैं, लेकिन जब दोनों बेटे ये हो जाएंगे तब परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी के लिए पूरा मेरे पत्नी सहित, मेरी मिसेज सहित दोनों के लिए हम सेवा करने के लिए तैयार है। ये अपने योगाहार के ग्रुप में मैं वचन और संकल्प लेता हूँ। ऐसे ही आप मुझे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना। ओम प्रणाम, धन्यवाद। नीलकंठ जी, गलती तो अतुल हुई। मुंडेले बोल रहा हूँ। नीलकंठ दरबार की जय। डॉक्टर साहब, वो आपने जो गुमची बताया, जिससे रत्ती, जिसे हिंदी में भी रत्ती बोला जाता है, माशा, जिसको जिसको तौलने के लिए काव्य लिया जाता है, हाँ, वो है क्या आपके पास? वो लाल काला सा होता है, दिखाइए एक बार अगर है तो आपके हाँ, पास। ये सफेद वाला रत्ती है मेरे पास। ये अच्छा सफेद वाला 1 किलो बीज है मेरे पास। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें लाल और तो काला वैसा भी आता है क्या? हाँ, ये लाल आधा काला? आधा लाल और आधा काला भी आता है इसमें। जी। वो थोड़ा दूसरे काम में आता है, उससे भी सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। जब उसमें एक प्रयोग भी किया गया है कि जब पति पत्नी का बेबनाव होता है और उसमें जो लाल और काला बीज होता है उसकी माला, जैसे कि ये माला अपन उसके दाने से बनती है, वो माला पहनने से पति पत्नी का बेबनाव दूर होता है और आपस में प्रेम आकर उसमें वो संसार बिगड़ता नहीं है। इसमें भी ये देखा है। तो इसमें ये काला मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल रहा नहीं, लेकिन सफेद मेरे माता जी ने कहाँ से लाई, तो माता जी वो भी ढूंढ रही है, तो ये भी मिल जाएगा। तो मैं ये सफेद जिसको लगेगा उसको मैं पार्सल कर लूंगा। 100-100 ग्राम तो अपने पास भी बहुत हो जाएगा सबके घर में। तो ये लता अपने घर में अपन लगा सकते हैं। और उसके पत्ते अपने अपने ये पान राजा महाराजा उस टाइम से ये चालू है कि उस टाइम में उसके पत्ती सुखाकर वो पत्ती खाते थे। अभी भी वो पत्ती बहुत अच्छी लगती है, सुखाकर पान में, पान की बीड़े में खाते थे। वो लाल और काली वाली जो है, वो मेरी हवन सामग्री जो है वो उसमें उपयोग होती है, तो बच्चे उससे खेलने लगते हैं, इसलिए मुझे वो ध्यान में आया। उसको गुमची बोलते हैं हम लोग प्रायः मध्य प्रदेश में, ऐसा। तो इसलिए भी है ना, मुझे याद रही वो गुमची की जो वो है बीज जो है, ऐसा। बराबर है। हाँ, अतुल अतुल भाई जी, वो बराबर है आपका। तो वो एक दाना भी होगा आपके घर में, तो वो लगाओ और उसकी लता बनाओ और उसका बीज अपने आप घर में हो जाएगी। मटर जैसे उसको फल्ली आती है और एक फल्ली में 6-7 बीज होते हैं, 4 बीज से 4-7 बीज होते हैं उसमें। तो बीज जमा करके इसका आगे भी अपन ये बढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी, स्वागत धन्यवाद। है। आज हमारे अतुल भाई जी बहुत दिनों से मिल गए, जैसे हरिद्वार से आए तो उनका भी आज दर्शन हो गया। हरिद्वार में योगग्राम में थे तो आज अच्छा लगा हमारे को भी। जी हाँ, स्वामी जी के भी दर्शन हुए 2 मिनट के लिए, जबकि वो संन्यास दीक्षा समारोह में थे। लेकिन एक दिन कुछ कुटिया का निरीक्षण करने आए, तो फिर 5 मिनट के लिए वहीं हमारी कुटिया जहाँ थी, जहाँ हम लोग रुके हुए थे, उसके सामने ही वो किसी कुटिया का निरीक्षण करने आए थे। तो उनसे उनके चरण स्पर्श हो गए, उनसे मुलाकात हो गई। और वैसे तो वो संन्यास दीक्षा कार्यक्रम के कारण वो 7 दिन जो हम रहे थे वहां पर, उस दिन तक तो वो आ नहीं पाए थे योग ग्राम में। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे तो सौभाग्य से दर्शन भी हुए, उनका चरण स्पर्श करने का मौका भी मिला। और मेरे बेटे को कावासाकी हो गया था। तो ये एक प्रकार का बुखार होता है, जो कि हार्ट की आर्टरीज को चौड़ा कर देता है। तो मैं उसको तब 2-3 साल पहले वहां लेकर गया था। तो वो बेटा भी स्वामी जी से बोला कि आप मुझे भूल गए, आप तो मुझे कावासाकी नाम से ही बुलाया करते थे। तो इस प्रकार से इस प्रकार से स्वामी जी के साथ 2-3 मिनट हंसी मजाक भी हुआ। तो बाकी इस समय पतंजलि योग ग्राम में जो थेरेपीज हो रही हैं,
वो पिछले पुराने समय से काफी अच्छी हो चुकी हैं। वहाँ लीच थेरेपी जो हो रही है, श्रृंगी चिकित्सा भी मैंने करवाई, लीच चिकित्सा भी मैंने करवाई। तो बहुत सारी एक्यूपंचर भी अभी वहाँ योगग्राम में और पतंजलि में आ गया है, तो एक्यूपंचर भी करवा के देखा। तो ये सारी थेरेपी मतलब भारत में विशेष है, और प्रायः अगर आप कहीं और जाते हैं तो बहुत सारे स्थानों पे भटकना पड़ेगा, बहुत अपॉइंटमेंट लेने पड़ेंगे, और हमको पता भी नहीं होता है कि ये करानी है, क्योंकि स्वामी जी के पास जो व्यक्ति हैं वो विशेषज्ञ हैं, जंगलों बीहड़ों से आए हुए व्यक्ति हैं जो ये श्रृंगी चिकित्सा करते हैं। इसके कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होते हैं। ये प्रायः जो बंगाली बाबा टाइप के जो लोग होते हैं, जो गांव-गांव, जगह-जगह घूमकर इन विद्याओं का प्रचार करते हैं, और ये विद्या लुप्त होने जैसी प्रायः सी हो गई हैं, क्योंकि इन पे पढ़े लिखे लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर वो यहाँ पे कहीं मुझे और शहर में मिले होते तो शायद मैं श्रृंगी चिकित्सा नहीं करवाता, क्योंकि वो सींग के अंदर लगभग आपके शरीर का थोड़ा-सा रक्त आ जाता है, और फिर वो जेली जैसा, जैसे हमारी जेली चॉकलेट होती है, वैसा एक गत्ता सा बन के और फिर उसमें सींग में से निकल के गिरता है। तो ये थोड़ा-सा रिस्की लगता है अगर सामान्य भाषा में सुने, पर क्योंकि वहाँ पे पतंजलि में प्रतिदिन प्रयोग हो रहा है, हज़ारों लोग करवा रहे हैं, उनके अनुभवों से लाभ, उनको जोड़ों के दर्द में, नसों के ब्लॉकेजेस जो हैं, वहाँ पर रक्त संचार जहाँ पे भी कम है, उसमें वो श्रृंगी चिकित्सा और लीच चिकित्सा विशेष रूप से काम कर रही है। तो ये मेरे कुछ अनुभव थे जो मैंने अभी पिछले 7-8 दिनों में पतंजलि में लिए। अभी मध्य प्रदेश आया हुआ हूँ, परिवार में कुछ अपघात हो गया था, एक्सीडेंट में मेरे 21 साल के साले थे, वो गुज़र गए। तो उस दृष्टिकोण से मुझे यहाँ पे आना पड़ा, उन्हें एक डंपर ने टक्कर मार दी थी रोड हाईवे पे, तो इस कारण से मैं मध्य प्रदेश में हूँ। अ, जी, धन्यवाद सर। नीलकंठी जी, उनसे मैंने बात की थी। एक बात और रख रहा हूँ, हम पुणे में कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक सामान को बुलाएं और वहाँ पर खुद भी खाएं, लोगों को भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि सभी तो पतंजलि किसान समिति से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब ने भी कुछ कॉन्टेक्ट्स दिए थे, उन कॉन्टेक्ट से भी मैंने बात की है, कुछ लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने के लिए बोला है, तो वो इन्हीं सभी चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने 330 रुपए डॉक्टर साहब बोला था तेल के लिए, 330 रुपए लीटर की बात हुई थी। अभी वो शायद पुणे तक पहुंचते-पहुंचते और 350 रुपए के लगभग हो जाएगा। तो वो हाँ भी एक हाँ, बराबर है, bargaining। क्योंकि यहाँ पर जो अपना एक पंजाबराव कृषि विद्यापीठ एग्रीकल्चर ये है ना यूनिवर्सिटी, उसमें वो जी, 350 रुपए किलो से देते हैं। जी, जी। हाँ, 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 वो बता रहे और थे, वो बता रहे थे। हम खुद भी घर में खाते हैं ना, तो बहुत उसका ये जैविक है, और अपने योगाहार से 2-3 साल से जो जुड़े हैं पतंजलि जैविक से, तो जी, उनका लाइव वीडियो भी ऐसे बनाते हैं कि उसमें क्या क्या उपयोग में लाया है विधि, तो ये सब उसमें बहुत अच्छे किसान हैं और बहुत अच्छे अपने ये कर रहे हैं। जी। नहीं, ठीक है, बढ़िया है। तो हाँ वही उनसे भी चर्चा हुई है, और भी आगे कुछ किसानों से चर्चा करके मतलब प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था करेंगे, लॉजिस्टिक्स पे चर्चा करेंगे, ताकि वो सप्लाई चेन बन सके। ऐसा ऐसा विचार है। जी, धन्यवाद जी, नमस्ते। हाँ, और मैं आपको ये कोल्हापुर का जो एक गुड़ बनता है जैविक का, वहां पर का जी, भी नंबर कल मुझे मिल गया, तो मैं वो जी, भी आपको देता। जैसे जैसे आपको पुणे में नजदीक कार्टिंग का खर्चा कम हो लग जाए, वैसे वैसे किसान के हम नंबर आपको जिस जिस जी, चीज उसके जैविक उपलब्ध हो, ऐसे आपको मैं सेंड करता रहूंगा। जी, धन्यवाद। और सभी जो महाराष्ट्र में निवासी हैं, जो महाराष्ट्र में संपर्क में हैं, जो रहते हैं वहां पर, उनसे सभी से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार आपके आसपास जो भी जैविक हो रहा हो, जिसको आपने आंखों से देखा हो, जहां पर विश्वास हो, ट्रस्ट हो, वो संपर्क भेजिए। तो हम पुणे से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने का सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश से या छत्तीसगढ़ से बुलाने में बहुत जो ट्रांसपोर्ट का पैसा है वो बहुत लग जाता है। प्रायः ऑर्गेनिक वैसे भी महंगा होता है, तो जो आम जनता है उसकी रेगुलर उपयोग में, अगर हमको ये उसकी दिनचर्या में ये चीजें लानी है, तो थोड़ा सा अगर हम उसको सस्ता रखेंगे तो मतलब वो बहुत आसानी से उपयोग हो जाएगा, घर में आ जाएगा, किचन में आ जाएगा। वो महंगा रहेगा तो वो टेस्टिंग तक तो ठीक है, लेकिन वो मतलब हमारी प्राय दिनचर्या में नहीं आ पाएगा, हम उसको लगातार खाने में उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार का विचार है। डॉक्टर पवन जी से भी मिलने का मन था, पर शेड्यूल इतना टाइट हो गया था कि उनसे मिलना हो नहीं पाया।
तो अगली बार जरूर उस तरफ रहेंगे तो फिर विचार करेंगे जी। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अतुल जी। और आपके साले जी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए हम सब विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उस परिवार को प्रभु साथ दे और आप सब जो है धीरज रखें। और चूंकि संपेटी पूरे एवाहर परिवार के आप सदस्य हैं और हम सबके बीच में। दूसरा आपने जो महाराष्ट्र से जो मार्केट की बात कही है ये बहुत उत्तम है। और आप लगातार प्रयास करते रहते हैं और अभी मध्य प्रदेश में हैं। तो आप जब से जुड़े हैं युवा कार्यक्रम से तभी से आप चिंता करते हैं। किसान की चिंता कर रहे हैं, उधर हमारे उपभोक्ता की चिंता भी कर रहे हैं यहाँ। और ये मार्केट अगर हम जैसा आपने कहा है कि ऐसा चलता रहे तो अच्छी बात है। और नीलकंठ जी ने अपने जीवन की जो सरलता की बातें बताई हैं वो स्पष्टता के साथ बताई हैं। उसमें कहीं भी कोई मन में वो नहीं रखा कि हमें, और होना भी यही चाहिए। मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान प्रभु ईश्वर को निर्मल मन वाले लोग ही पसंद हैं। जैसा हमारे नीलकंठ सावले जी हैं, उनका नाम ही नीलकंठ है। और इनका स्वभाव और सहजता को देख करके हम सब प्रसन्न हो जाते हैं। और इन्होंने जो संघर्ष किया है अपने जीवन का, एक फूल बेच करके और जूता चप्पल यहाँ रखी है, और यथार्थ है और स्पष्ट है। और इस प्रकार के अगर देनों को गहर कार्यक्रम में हम सबके बाद एक एक परिचय करें तो हम सबको इतनी आत्मसंतोषी होगी कि सारे लोग ऐसी प्रकार के हैं। इस युवा कार्यक्रम में अधिकतर लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो समाज को दिशा मिलेगी, युवा पीढ़ी को भी दिशा मिलेगी, क्योंकि ये हमारा कार्यक्रम रिकॉर्डेड हो रहा है कि कैसे हमने संघर्ष किया और हमारे जो भाव है उस भाव हमारे कहाँ ले जा रहे हैं। आज नीलकंठ सावले जी देश को जो है प्राकृतिक जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के, और इनके जो मन में है, हम दोनों पति पत्नी का इस राष्ट्र और सेवा को समर्पित भाव, ये कितना पवित्र भाव जो है आपके मन में है, यह सब जो है सत्संग से होता है जो आपने बताया है। मेरा जो भाव है निश्चित है कि यह आपका और मेरा एक जैसा भाव है। और ऐसे कई भाई बहन हमारे एक बार कार्यक्रम में जुड़े गए जो इसको समर्पित है। स्वैच्छिक रूप से ये कार्यक्रम जो 2 साल पूर्व होने वाले हैं, 709 दिन हो गए हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। इसमें हम रोज जुड़ रहे हैं, 3.5 घंटे चर्चा करते हैं, अपना डाटा खर्च करते हैं, संवाद करते हैं, और योग शिक्षा को चीफ गेस्ट को हम लाते हैं। यह छोटी बात नहीं है, ये पुण्य का काम है और हमेशा बोलते हैं। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे ने हैंड रेज किया है तो मैं उनको पहले सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके बाद में और आदरणीय हमारे पवन सर जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनका मार्गदर्शन लेंगे। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप सादर आमंत्रित। चलिए, डॉक्टर साहब तक आवाज नहीं पहुंची। मैं सम्मान के साथ अपने इस युवा कार्यक्रम के मार्गदर्शक परम आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। जी, सभी को नमस्कार, ओम, सुप्रभात। आज की कक्षा बहुत अच्छी तरह से आज के मुख्य अतिथि नीलकंठ सावले जी ने अपनी जीवन की बात बताई, अनुभव बताए। मैं पूर्ण रूप से नहीं जुड़ पाया क्योंकि दूसरे कुछ फोन वगैरह आ गए थे। लेकिन जो भी मैं सुन रहा हूँ उससे एक अच्छा एक अनुभव आधारित सीख एक दूसरे को बता रहे हैं, फ्रैंकली बता रहे हैं। उससे हमें भी जब ऐसा हम अपने अनुभव बताते हैं तो कई बार मन में परिवर्तन होता है। हम दूसरे को अपनी बात आमतौर से नहीं बताते हैं, लेकिन जब भी ऐसा अवसर होता है और हमें एक ऐसा माहौल मिल जाता है तो उसमें फिर बात करने पर किसी प्रकार का संकोच नहीं रहता है। तो ऐसा माहौल तैयार किया जाना है इस चर्चा आधारित, हमारे अनुभव आधारित यात्रा में, कि हम साथ रह करके भी और मतलब ऑनलाइन रह करके या ऑफलाइन रह करके एक माहौल की तैयारी करनी है, जिससे कि सब लोग साथ मिल करके अपनी बात कह सकें, हम उनको भी बात सुन सकें, समझ सकें, और जहाँ तक के संभव हो चर्चा आधारित आदान प्रदान करके अगले कदम की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। पिछले कुछ दिनों पूर्व जब अतुल जी से बातचीत हुई थी तो मुझे लगा था कि शायद लौट समय उनसे मुलाकात होगी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि बहुत व्यस्तता हो जाती है। और यह सेंटर
योगराम हमारे स्थान से करीब 20 किलोमीटर दूर भी है, जंगल की तरफ है, तो वहाँ नहीं हो पाया, लेकिन आशा है कि आगे भी कार्य होगा। और अब ये जैविक उत्पादों की जो बिक्री करने की जो व्यवस्था है, उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम और प्रयास करेंगे कि जो भी ऐसे साथी लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि सामान को इधर से उधर ले जाने की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं या संस्थाएं लगी हैं, उनके साथ भी संपर्क करके उसको इस मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि वो अपने अनुभव बता सकें और जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो बता सकें, और हम फिर एक प्रैक्टिकल तरीके से जो चीजें हो सकती है, जहाँ पर संभव हो सकती है, वहाँ पर कुछ अनुभव लें, कुछ काम को आगे बढ़ाते हुए। तो ऐसा मैं आने वाले दिनों में प्रयास करूंगा। एक मेरे पहचान के हैं, कुछ लोग आए थे अभी, और उनकी भी इच्छा है कि वो इस तरह से जो कई तरह के उत्पाद हैं, शुरुआत उन्होंने कर दी है। आपके जैविक उत्पाद से शुरुआत नहीं की है, उन्होंने आर्टिफैक्ट्स के साथ की है, मतलब कि जो हमारे अ, उत्तराखंड में एक टोकरियां बनती हैं अलग अलग तरह की, और उसके बड़े सुंदर से उन्होंने एक संस्था ने मिलकर के जो स्थानीय परंपरागत रूप से जो विकसित टोकरियां हैं, वॉल हैंगिंग हैं, कई तरह की जो चीजें हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स का काम शुरुआत की। ऑनलाइन ऑर्डर करें और उसको बेचने का काम, उसको पहुंचाने का काम। तो प्राइसेस मैंने देखा कि ज़्यादा है, ज़्यादा उसकी कीमत रखी हुई है। मैंने जब उनसे खरीदारी की थी इसमें, तो कीमतें कम थी, लेकिन जब लॉजिस्टिक्स की बात आती है तो वाला खर्चा भी जोड़ना पड़ता है, तभी वो वायबल होता है। तो हमें कोशिश ये की जाए, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है कि हम जो भी बातचीत करें, इस तरह से हमारी तैयारी हो कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, कि जो बेचने वाला है उसके लिए भी फायदा हो, और जो खरीदने वाला है उसको भी फायदा हो, बीच में जो ले जाने वाला है उसको भी फायदा पहुंचे, और नाजायज फायदा किसी को नहीं। तो इस तरह की व्यवस्था के ऊपर हमें बातचीत करते हुए आगे जो भी अनुभव है, इस पर हमें बातचीत करते हुए कुछ करने की जरूरत है, कुछ आदान प्रदान करने की जरूरत है। तो फिर पता लगेगा कि ये अ, कितनी मात्रा कम से कम होनी चाहिए, जिससे कि सबको फायदा हो सके। क्योंकि अगर आप केवल 5 ही किलो भेजते हैं तो वो तो जरा सी मुश्किल हो जाता है। तो एक कम से कम मात्रा, मिनिमम मात्रा क्या होनी चाहिए, इस विषय पर भी मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है, और उस पर कार्य करने की जरूरत है। तो ऐसे विषयों पर आने वाले दिनों पर हम चर्चा करेंगे, और अनुभव सुनेंगे, और उस पर जहाँ पर भी संभावना होगी उस पर कार्य भी करने का प्रयास किया जाएगा। हर एक किसान एक उद्यमी के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाए, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। जहाँ तक के संभव हो गया तो सामूहिक रूप से करें, क्योंकि उसमें आपके जो खर्चे हैं, आपकी जो अन्य चीजें हैं, वो जरा सी बैलेंस बन जाता है। व्यक्तिगत रूप से ही अगर कोई किसान करना चाहे, उसमें भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर उसकी कई सारी चीजें उसको स्वयं करनी पड़ती हैं। तो दोनों तरह की व्यवस्थाओं पर काम करने की जरूरत है, और जिसको जैसा उचित लगेगा वो उस चीज को आगे लेकर के जाएगा, और मार्केट में जो चीजें उपभोक्ता को अच्छे लगेंगे वही उस चीज को खरीदेंगे। तो ऐसा आने वाले दिनों पर हम चर्चा करते हुए आगे प्रयास करते हैं कि इस दिशा की तरफ भी हम लोग बढ़े, और आदान प्रदान को जरूर शुरुआत करें। तो इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो हमारी योग कक्षाएं चल रही हैं बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से जूली जी ने, उन्होंने उनका संयोजन किया है। जितने भी उनके साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनको साथ लेते हुए सबको एक मौका मिलना है कि इस मंच पर आए, योगाहार के मंच पर आए। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का वो प्रयास कर रही हैं। तो इसके लिए उनका भी बहुत अभिनंदन है। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार सभी को। ओम। जी, धन्यवाद सर। ये जो सबको मौका देने का जो सूत्र है ये आपका ही दिया हुआ है।
जब आपने एक घटना सुनाई थी कि आप यहाँ नहीं थे PORI में, और कोई जो मुआयना करने आए थे, विजिट करने आए थे, तो आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी और पूरी टीम ने जो है वो पूरा सबको विजिट कराया और आपकी अनुपस्थिति में सारा फर्ज निभाया। आपने दैनिक उगाह कार्यक्रम में यह संदेश दिया था कि कोई है, कभी कोई व्यस्त है, कोई कहीं है, तो सभी भाई बहन जो है इसको संभालें, और वो काम जो है आगे बढ़ाया, रंजना जी ने बढ़ाया, और हमारी बहन जूली जी ने, हमने कहा कि बहन जूली जी से चर्चा करें, तो जूली जी लगातार जो है युग शिक्षकों की दे रही हैं। जिसको भी कहा जाता है वो सब अपनी प्रथम फर्ज दैनिक उगाह कार्यक्रम को अपनाता है। तो ये आपका दिया हुआ सूत्र जो है चल रहा है, इसी के चलते यह दैनिक उगाह कार्यक्रम चल रहा है। तो हमें एक एक बात को अगर हम सूत्र के रूप में ले लें तो यह काम हमारे जीवन को बहुत आगे बढ़ा ले जाएगा। एक बात छोटी होती है लेकिन हमारे लिए बहुत मार्गदर्शक होती है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित। धन्यवाद मुनीलाल जी। शायद मैंने जब भी बात की तो टेक्निकल कोई डिफिकल्टी आई थी, मेरी बात सुनाई नहीं गई शायद। मैं साबड़े जी को ये बोल रहा था कि साबड़े जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो उन्होंने जो एक बोला कि भाई रत्ती या गुंज जिसको बोलते हैं अपन, उसकी माला पहनने से बेबनाव दूर हो जाता है। तो ऐसा किसी ग्रंथ में, संदर्भ में यदि लिखा हुआ है तो वो बताने का कष्ट करे, क्योंकि ये रत्ती जो होती है वो रत्ती कई प्रकार, 3 प्रकार की होती है। मैं तो भाई वनस्पति विज्ञान का छात्र ही हूँ, तो उसमें काली और लाल भी होती है, और सफेद भी होती है, और काली और पीली भी होती है। तो इनको ये अलग अलग प्रकार की जो मालाएं है वो पहन के क्या कुछ परिणाम होते हैं क्या, उसका कुछ संदर्भ या संशोधन है क्या, इस बारे में मैं जानकारी जानना चाहता हूँ साबड़ी जी से प्लीज। हाँ जी सर, इसमें कौन से ग्रंथ में है ये तो मालूम करना पड़ेगा, लेकिन जो आयुर्वेद पहले लोग अपन वैद्य के रूप में घर में लाते थे ना, तो माता जी बोलती है कि ये इसका वशीकरण करने के लिए ये उपयोग करते थे। कौन से लोग बोलते हैं उसको, ये तांत्रिक मांत्रिक कुछ लोग बोलते हैं ना, तो पहले ये करते थे। तो आयुर्वेदिक में इसका संदर्भ मिलेगा, तो ये थोड़ा सा अपने को प्रयास करना पड़ेगा कि कौन से ग्रंथ में है या आयुर्वेद के बुक में है। तो ये मैं भी प्रयास करूंगा और आपके इसमें भी ये होगा, और मैं आज इसके बारे में अपने आदरणीय वैद्य जी से भी आपने बात करूंगा, मैं मध्य प्रदेश वाले भगवान दास जी के पास। धन्यवाद जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन अभिनंदन। आज मैं 4 दिन में नेपाल यात्रा से अपने स्वदेश लौटा हूँ। अभी अपनी हद में आया हूँ भारत की, तो 4 दिन तक आप लोगों से दूर रहा। आज सबसे मिलन हुआ है, तो अभी मैं जुड़ पाया आप लोगों से। और सबका बहुत बढ़िया। अभी हमारे आदरणीय पवार सर जी को सुना, और हमारे अभी डॉक्टर साहब ने आपसे जो प्रश्न किया वो भी सुना, और जो आप रत्ती वाला बता रहे, तो शायद मुझे इसमें के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी मैं भी इसकी खोज करूंगा। और इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन। अभी हम बाबा बैजनाथ धाम बिहार के लिए प्रस्थान है, बस से चल रहे हैं। तो अभी सीतामढ़ी रुकेंगे दोपहर तक, इसके बाद सुबह बैजनाथ धाम पहुंच जाएंगे। और सभी को मेरा ओम वंदन। जी धन्यवाद। और आप नेपाल से आ गए, आपका कांटेक्ट नहीं था, फिर मैंने विपिन को लगाया, मैंने कहा फोन नहीं लग रहा है, क्या बात है। फिर विपिन ने बताया कि नेपाल में है इसलिए कांटेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत आपकी यात्रा मंगलमय हो आदरणीय भगवान दास जी। और सदन में उपस्थित हमारे भाई बहन हैं, आदरणीय शरद वर्मा जी कुछ कहना चाहते थे, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए अपनी बात रखें। आवाज मेरी पहुंच रही हो आदरणीय शरद वर्मा जी तक? शायद नहीं पहुंच रही है। कोई सदन में उपस्थित किसी भाई बहन को कोई बात करना है आदरणीय नीलकंठ सावले जी और हमारे योग शिक्षक का बहन के संबंध में, और तो अपनी बात रख सकते हैं जी। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपनी बात रखें। ओम। सदन को प्रणाम। डॉक्टर साहब का एक प्रश्न है कि गुंज की माल
तो शास्त्रगत तो नहीं, लेकिन रसखान का एक दोहा मुझे याद आया जिसमें उन्होंने गुंज की माल का उल्लेख किया है। मोर पखा सिर ऊपर राखी, गुंज की माल गले पहरूंगी, ओड़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधरान धरोगी। वैज्ञानिक महत्व और चिकित्सकीय महत्व तो नीलकंठ जी या भगवान दास जी बता पाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आदरणीय शास्त्री जी। हर चीज का वैज्ञानिक वो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो पुरानी परंपराएं रही हैं, जो पुराने औषधियों का और महत्व रहा है, वो अपने आप में है और वो हमें पुनः स्थापित करना है। जो भी कृषि परंपरा में, जो भी हम पुरानी परंपराओं में हमने देखा है, उसको हमें योगाहार कार्यक्रम में जरूर लाना है, अपने अपने अनुभव बताना है। जैसा आज नीलकंठ सावले जी ने बताया गुमचू का, तो इसमें इसने बढ़ता है, बात सही है। उसका जो कि वैज्ञानिक और रिसर्च या ये प्रमाण हो, ये निश्चित नहीं है, परंतु ऐसा देखा गया है और जो पहना है, जो आज शास्त्री जी ने अपने उसके माध्यम से बताया है। जी कृष्ण कुमार जी सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रखें। ओम नमन बंधन सदन को मेरा मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। अब बहुत अनुभव की बात तो नहीं, लेकिन अनुभवी सुनते सुनते सत्संग में रहते रहते बन गया है। हमारे एक डॉक्टर हैं मधुसूदन मिश्रा जी, आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हैं, जिसमें कि बहुत सारे उन पुरस्कार प्रधानमंत्री से पाए हुए हैं। तो ये रत्ती के बारे में जो जानकारी दिए आप लोग, तो उस विशेष जानकारी जो आप लोग नहीं दिए वो उनसे सुने थे हम, कि रत्ती, खैर मेरे यहाँ भी रत्ती होती है, एक आधा काला और आधा लाल, इस तरह से दो है, और एक सफ़ेद मेरे यहाँ है, मेरे घर में, मेरे आंगन में भी सब रहता है पिछवाड़े में। तो बहुत ही, वो डॉक्टर साहब बताते हैं ये बहुत ही जहरीला है, इसको दूध में शोध करने के बाद ही इसका यूज किया जाता है, जिसमें ओवम स्ट्रोन जो होता है वो बढ़ाने में थोड़ा सा काम करता है, एक बात। और दूसरा जो हम लोग पढ़े थे उस समय, शायद ये जो माप के तौल के जो पैमाने होते हैं, ये रत्ती, मासा, तोला, छटाक, शेर, इस तरह से। तो ये जो है ना, सभी ये सोनार जो होते हैं या जो ज्वेलरी होते हैं, इस रत्ती का प्रयोग, कहने का मतलब है कि जितने भी रत्ती होते हैं, सभी रत्ती का तोल एक ही रत्ती होता है। जितने भी रत्ती होते हैं उसका वजन होता है, जैसे 5 रत्ती, 1 मासा, 12 मासा, 1 तोला, 5 तोला, 1 छटाक, हम लोग पढ़ते आए थे। तो इस समय वो बात को पुष्ट किया हमारे डॉक्टर साहब की, जितने भी संसार में रत्ती होते हैं उनका वजन रत्ती भर ही होता है, बराबर होता है। इसलिए ये जो ज्वेलरी होते हैं, वो लोग उस रत्ती का यूज पहले करते थे। अभी तो बहुत सारे MG ये सब GM, ग्राम, किलो सब आ गया है, लेकिन उस समय जो पैमाना था, हर एक रत्ती का वजन एक रत्ती ही होता है, आगे पीछे कुछ नहीं होता है। ये विशेष बात शायद आप लोग भी जानते होंगे, तो बताइएगा कहाँ तक सच है, लेकिन अनुभव की बात तो नहीं, ये हमारे डॉक्टर साहब से संपर्क करने के बाद, बहुत आज 20 साल पहले की बात है, ये बताए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ती के बारे में इसलिए हम नहीं चूकता हूँ, किसी भी समय जो विषय उठता है, विषय के समय यदि नहीं कुछ कहें तो चूक हो जाती है, इसलिए सही समय में मैंने सही कदम लिया, क्षमा कीजिएगा, यदि सही हो तो समर्थन कीजिएगा। धन्यवाद। रत्ती से भी एक छोटा तोल का प्रमाण है, खस जो होता है, खस दाना, मतलब जिसको बोलते हैं पोस्ता दाना, पोस्ते के दाने का भी प्रमाण एक समान ही है, और रत्ती को उसी से तोला जाता है।
और रत्ती भी सेम समान है, बिल्कुल सही है। मेरे दोहे में मैंने कहा, जो रसखान का दोहे का उल्लेख किया, उसमें श्री कृष्ण के श्रृंगार के बारे में चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी प्रकार के श्रृंगार हैं, सखी कह रही है कि मैं सारे करूंगी, पर बैरन मुरली के बारे में उन्होंने मना किया है, क्योंकि वो मनु को मोह लेती है। तो गुंज की माला अगर श्री कृष्ण के अंदर, मतलब उसमें श्रृंगार में सम्मिलित है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चिकित्सा ही महत्व जरूर है। गुंज, वैजंती, ये मालाओं के धारण करने की उनकी जो मतलब प्रकृति से जो उनका प्रेम था श्री कृष्ण का, वो दर्शाता है। और एक पुस्तक है। जी 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 वैसे आदरणीय शास्त्री जी ने जो सा बोला है, गले में बैजंती माला, जब आरती भगवान कृष्ण की हाँ करते हैं तो उसमें हाँ बखान है बैजंती माला का। उनके वैजंती रूप का जो वर्णन कर रहे हैं हम आरती के माध्यम से, जी, उसमें वैजंती है। बैजंती माला का वर्णन है। ऐसे बैजंती माला बिल्कुल गले के जो है आभूषण और जी रसखान ने लिखा है, एक रसखान एक आभूषण का जी रखा है, एक आभूषण का विरुद्ध है। और आज नीलकंठ जी को बहुत धन्यवाद बोल लिया। माताएं बहनों के जो अंगुलियों में माला पहनती हैं, जिसको मीना बोलते हैं हम, वहां से लेकर के पायल और पैजना, अब पायलें चल गई, पहले पैजना चलते थे, जो भारी वजन होता था, उनसे हमारी नसों में का दबाव रहता था। हाथों में और एक एक अंग का जो है एक पहनने का जो बाजुओं में था, बाजूबंद जिसको कहते हैं, चूड़ी कहते हैं, अंगूठी कहते हैं। गले में जो खंगोइया होती थी, बहुत बड़ा चांदी का एक वजन बाल वो पहनते थे। यानी माताओं के हर नस को जो है वो आभूषण के द्वारा दबाया जाता था। जिनके पास नहीं था तो उनको वैसे कसे भी हमने देखे हैं। ये जो हमारे दिनेश जी ने लिखा है, माइग्रेन में माइग्रेन के जो गुंजा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके पौधे में सेरोटोनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो सिर दर्द को नियंत्रित करता है। गुंजा का प्रयोग गठिया रोग में किया जा सकता है। यह गठिया के रोग या जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या को ठीक करता है। गुंजा की पत्तियों के अर्क को उपयोग करने से यह समस्या दूर हो जाती है। गुंजा के पौधे का उपयोग बालों के झड़ने से रोकने के लिए किया जा सकता है। गुंजा के बीजों के पाउडर को तिल के तेल में मिलाकर लगाने से बालों के झड़ने की समस्या दूर होती है। यह हमारे आदरणीय अभी दिनेश सेमवाल जी ने सदन को दिया। देखिए, एक एक चीज का बिल्कुल उपयोग है और अर्थ है, और डॉक्टर साहब ने हैंडरीज भी किया है। तो मैं चाहूंगा कि पुनः आप अपनी बात रखें। हाँ, धन्यवाद मुंडेलाल जी। एक्चुअली गुंज जिसको बोलते हैं, रत्ती बोलते हैं, उसके बहुत सारे उपयोग है। और यहाँ पे जो बात आई सदन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई कि बहुत जहरीले होते हैं। इसकी पत्तियां जो है, पत्तियां तो बहुत उपयोगी है। वो तो कभी पान में भी खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं, जैसा ज्येष्ठ मध बोलते हैं अपन, वैसी उसकी पत्तियां होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन ये जो बीज होते हैं, बीज बहुत जहरीले होते हैं, ये बिल्कुल निश्चित बात है। तो उससे सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरी एक चीज कि उसके कई उपयोग है, ये भी बिल्कुल अभी हमारे दिनेश जी ने जो बोला, उसके अलावा भी कई सारे उपयोग है उसके। मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे नोट कर दूं कि सभी रत्तियों का वजन जो होता है समान, ये सिर्फ लाल और काली है उसके बारे में लागू है। सफेद रत्ती का वजन ज्यादा होता है, और जो पीली और काली होती है उसका भी वजन ज्यादा होता है। तो हम अपने तरफ से यह स्पष्टता पूरे सदन को हो जाए कि लाल और काली जो होती है उसका वजन तो बिल्कुल आमतौर पर सही होता है, लेकिन उसमें जो अलग अलग, उसको भी सफेद रत्ती या पीली रत्ती बोला जाता है, तो उसका वजन थोड़ा अलग होता है। बस यही बात मैं सदन को देता हूँ। जी देखिए, ये देखिए तुरंत आप जो मेरे उसमें खेत पे लगी हुई है, दिख रही होगी सदन को। इसका काला और लाल, इसका पूरा लाल और काली दिख रही है ना? जी हाँ, दिख रही है भाई साहब। ये जो है लगी हुई है और सभी के खेतों किसानों के उसमें होती है। और मैं आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ
कि वहाँ अपनी बात रखें। आवाज मेरी पहुंच रही है? तो जी हाँ आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी, धन्यवाद आदरणीय जी भाई जी साहब। आवाज आ रही है? जी जी आ रही आ रही है आपकी। जी बस आज की कक्षा बहुत सुंदर रही और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय नीलकंठ सावड़े जी भाई साहब ने बहुत ऊर्जा के साथ अपनी बात रखी, जीवन का पूरा रहस्य बता दिया, बढ़िया। और समाज सेवा तो हमारे नीलकंठ सावड़े भैया के पास अगणित है। वो और सच्चे राष्ट्रवादी देशभक्ति उनके रग रग में है। ऐसा ही उनके विचार जो है उन्होंने इस योगाहार मंच पर बता दिए। और मैंने भी 2 साल हुए मैं साबड़े भैया से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे भी एक बहन की तरह बहुत सारा प्यार मिलता है उनका। और मैं बता नहीं सकती। तो फिर बहुत सुंदर रहा। और आगे मैं ये कहना चाहती थी कि हमारे श्री मुन्नीलाल भाई साहब ने कल स्वामी जी का भी दर्शन किया है। तो वह वहाँ की कुछ हमें जानकारी देने का कष्ट करे। और फिर जो बालाघाट में भी हुआ उनका कुछ प्रशिक्षण, तो उनके बारे में भी हमें विस्तृत जानकारी दी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद बहन जी। और कल परम पूज्य स्वामी जी का हमारा जिला भिंड के लहार में, लहार एक तहसील है, एक ब्लॉक है, वहाँ पे परम पूज्य स्वामी जी का आगमन हुआ था वहाँ। और एक हमारे चिन्मयानंद बापू जी, जो उनकी श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी वहाँ पे, तो जो आयोजक थे अभिषेक शर्मा जी, गुड्डू भैया जिनको कहते हैं, उन्होंने इसका आयोजन किया था और परम पूज्य स्वामी जी को वहाँ आमंत्रित किया था। परम पूज्य स्वामी जी ने वहाँ से सूचना दी हम सबको कि मैं लहार आ रहे हैं, और वहाँ सब लोग पहुँचे। पूरा संगठन पतंजलि का वहाँ पहुँचा और परम पूज्य स्वामी जी का हेलीकॉप्टर से वहाँ आगमन हुआ। और वहाँ कासगंज उत्तर प्रदेश से परम पूज्य स्वामी जी का सीधा आगमन हुआ। 3 दिन का योग शिविर था कासगंज उत्तर प्रदेश में। वहाँ से लहार आए और लहार आने के पहले एक गुरुकुल का स्थापना करने के कार्यक्रम में वो रहे। आस्था टीवी, इंडिया न्यूज टीवी चैनल करने के बाद उसका प्रसारण के बाद फिर परम पूज्य स्वामी जी पधारे। वहाँ पर हेलीपैड पे हम सब ने उनका स्वागत किया और वहाँ से चल करके भोजन प्रसादी जो आयोजक थे उनके निवास पे हुई, हम सबकी भोजन प्रसादी हुई। और वहाँ से फिर कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे। वहाँ कार्यक्रम स्थल पर जब पहुँचे तो हमारे चिन्मयानंद बापू ने एक भजन सुनाया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा आस्था टीवी चैनल के माध्यम से। और इसमें वैदिक शिक्षा बोर्ड को, स्वदेशी को, योग आयुर्वेद को और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को, सभी को उन्होंने चिन्मयानंद बापू ने समाहित किया था। और भव्य जो है गीत उनके द्वारा स्वयं उसकी रचना की है। और सदन को सुनने में बहुत आनंद आया। परम पूज्य स्वामी जी ने सुना और इतना जबरदस्त भीड़ थी कि जो पांडाल में जगह थी वहाँ जगह नहीं बची। पीछे एलईडी लगा करके और जनता को काबू किया गया। परम पूज्य स्वामी जी का जो नाम और प्रचार प्रसार होता है, जहाँ जाते हैं वहाँ पूरा देश उमड़ पड़ता है सुनने के लिए परम पूज्य स्वामी जी को। स्वामी जी जब उनके यहाँ भोजन के लिए पहुँचे, उन्होंने कहा परम पूज्य स्वामी जी, मेरा एक छोटा सा ये चूँकि पैतृक गांव है, घर है और छोटा सा है, तो इसमें आपकी व्यवस्था के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि नहीं कर पाया। परम पूज्य स्वामी जी ने कहा, अरे अमरीश भाई, मैं एक फकीर हूँ और एक गाँव का किसान का बेटा हूँ। जहाँ तुम्हारा तो घर अच्छा है, हमारा तो इससे भी गया बीता है। तो और मैं तो बिल्कुल फकीर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है महलों की और 7 और 5 स्टार की। हाँ, तो जब उनको ये कहा तो अच्छा लगा। राजनीतिक चर्चा भी हुई, सामाजिक चर्चा हुई, व्यापारिक चर्चा हुई और जो है आध्यात्मिक चर्चा हुई।
और जब परम पूज्य स्वामी जी ने बोलना मंच पर शुरू किया तो इतने जबरदस्त जो है समर्थन मिला। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी क्रांति और भारतीय शिक्षा बोर्ड, हमारे परम आदरणीय राकेश भाई जी एवं परम आदरणीय MP सिंह जी जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, दोनों महानुभाव साथ में थे। हेलीपैड तक जाने के बाद वहाँ जो है वापसी में भी चूंकि स्वामी जी को जल्दी जाना था, नहीं तो रात में हेलीपैड नहीं उड़ पाता है, तो वहाँ उनका जाना हुआ। उन्होंने जो बोला वो सारे लोगों का जो फीडबैक रहा कि परम पूज्य स्वामी जी ने देश की सारी समस्याओं का समाधान, चाहे वो नशा मुक्ति हो, चाहे सामाजिक हो, हर चीज का उन्होंने अपनी उद्बोधन में कहा। लोगों से को प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने सारे में सारी बातें कह के और वो वहाँ से प्रस्थान किया। लोग अब जो है उमड़ पड़े हैं परम पूज्य स्वामी जी को देखने के लिए। जैसा हम लिखते हैं कि पतंजलि भारत का भविष्य है, तो ये बात निश्चित है। और वो बात इसलिए निश्चित है कि ये तो अभी मुन्नीलाल लिख रहा था, हमारे इस विश्व प्रसिद्ध राजनीति के चाणक्य माननीय अमित शाह जी पतंजलि पीठ पधारे और उन्होंने कहा कि अब हमें पूर्ण विश्वास है, जैसा कि उन्होंने कहा था रामायण की चौपाई में, शास्त्री जी वगैरह उपस्थित थे, मुझे भरोस भगवंता और बिन हरि मिलाए न क्या, एक है कुछ ऐसा उन्होंने कहा कि अब हमें पूर्ण विश्वास है कि भारत का पुनर्निर्माण अब पतंजलि करेगी। यानी परम पूज्य स्वामी जी के और परम सिद्ध आचार्य जी के द्वारा भारत का पुनर्निर्माण होगा। तो वो बात का सपोर्ट हो गया कि पतंजलि भारत का भविष्य है, ये निचोड़ है। तो और हमारे परम पूज्य मोहन भागवत जी वहाँ पधारे। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से कुछ लेके जा रहा हूँ, और मुझे यहाँ जो आकर के जो देखने को मिला, अब मुझे पूर्ण भरोसा हो गया कि भारत विश्वगुरु बनेगा। तो इस प्रकार की जो अनुभव है, बालाघाट का अनुभव, चूंकि आज समय लगभग 8:27 हो गए हैं, हम चर्चा करेंगे कल, जैसा भी समय थोड़ा सा मिलता है तो हम बालाघाट के विजिट के बारे में बात करेंगे। कल का जो रहा है, परम पूज्य स्वामी जी अब जगह जगह जा रहे हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं, ताकि हम समाज को भारतीय शिक्षा, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का जो है हम लोगों को अपील कर सके, उनके बीच में प्रेरणा दे सके। और अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की जो चर्चा हो रही है, भारतीय शिक्षा बोर्ड में क्या क्या सम्मिलित किया गया, इस बारे में भी सारी चीजें बताई गई। भारतीय शिक्षा बोर्ड का अब सब जगह जो है पूरे राज्यों में इसका जो है विस्तार हो रहा है, और जब विस्तार हो जाएगा तो ये देश बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। देने के वह कार्यक्रम के सदस्य आपस में एक दूसरे को और जोड़े और जोड़ करके देने के वह कार्यक्रम भी एक इतिहास लिखने वाला है। और मैं तो निवेदन करूंगा कि जैसा इटारसी में हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय शरद वर्मा, रामकृष्ण रघुवंशी, रमेश चंद्र मेहरा जी वगैरह सभी ने, प्रदीप राज वर्मा जी, रूप सिंह जी, सभी भाई बहनों ने जो किया, सहयोग करके जो कराया था, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आया है। मैं चाहूँगा कि एक ये कार्यक्रम होते रहें उत्सव के रूप में। इसकी जो भी कराना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई ज़्यादा व्यय की आवश्यकता नहीं है। हम परिवार वाले जहाँ कोई एक कार्यक्रम करते हैं तो उसका संदेश उस जिले में जाता है, उस राज्य में जाता है, और जो समर्थवान संस्थाएं होती हैं वो ये काम करने लगती हैं। हमें प्रेरणा देना है, सिर्फ हमें इशारा करना है, ताकि सरकार, प्रशासन और अन्य सामाजिक संस्थाएं यह काम करने लगें। इस उद्देश्य से जो है हमें ये उत्सव मनाते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑफलाइन ये उद्देश्य मनाया जाए, उत्सव मनाया जाए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है समाज को जागरूक करने का वो होता रहे। जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, वो अपनी बात रखें। जी, ओम सदन को नमन। सर, जैसा अभी आपने कहा है कि ऑफलाइन ये मनाना चाहिए, तो पिछले दिनों आदरणीय बाबला जी जाट से चर्चा हुई थी, और आपसे भी हमने कहा था कि आप चर्चा करना, उसका क्या हुआ है, कुछ जानकारी यदि हो तो आप बता दें। जी ओम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी, क्योंकि आपने तुरंत पहल की और हमारे बावला जाट जी ने पंजाब में देने के त्योहार उत्सव मनाने की जो चर्चा की थी, आज उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं उधर व्यस्त हो गया था, 2 दिन का वो रामनवमी का जो पर्व था, जिसकी वजह से अपन ने चर्चा नहीं कर पाई। फिर जो परम पूज्य स्वामी जी का इधर कार्यक्रम था, मैं बालाघाट प्रवास पर चला गया, जिस वजह से नहीं हो पाई थी। आज अपन उस कार्यक्रम पंजाब में अगर एक उत्सव मनाया जाता है तो इससे और अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि पंजाब देश का सबसे केमिकल और रसायन का प्रयोग करने वाला राज्य है।
इसमें हम अगर युगहर उत्सव का कार्यक्रम मनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आपके इस विचार को और इस प्रस्ताव को और इस परिश्रम को हम प्रणाम करते हैं और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करते हैं। जी आदरणीय, धन्यवाद। सदन को प्रणाम। आज की चर्चा बड़ी सुंदर रही और आदरणीय नीलकंठ जी भाई साहब ने आज मुख्य बिंदुओं को मुख्य तौर पे प्रदर्शित किया। आपने कहा मैं मुख्य अतिथि तो नहीं हूँ, वास्तव में हम में से मुख्य अतिथि कोई कैसे हो सकता है। हम तो वर्मा जी ने कहा था तो उसी कैटेगरी में अब आ गए हैं। हम मुख्य अतिथियों को जोड़ेंगे और अपने परिवार का सदस्य बनाएंगे। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब मैंने योगाहार में प्रवेश किया था तो तब मैंने आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब को, आदरणीय रंजना बहन को, आदरणीय राम अवतार जी को और नीलकंठ भाई साहब को, आप सभी को देखा। और आप आज के दौर में योगाहार आयोजित करना, निरंतर आयोजित करना कुछ सरल हो गया है। लेकिन जब शुरुआत में आप लोगों ने किया तो मैंने देखा, जब मैं फोन करता था सुबह की टाइम तो रात रात तक लोगों से फोन आप वार्तालाप करते थे। और कई बार तो 2 बजे 3 बजे तक, क्योंकि दूसरे कार्य भी थे, 2 बजे और 3 बजे तक आप जगे थे और सुबह जल्दी 4 बजे उठना। तो ये वार्तालाप उस समय मेरी होती थी। तब मुझे लगता था कि शुरुआत में किसी पेड़ को लगाना, किसी पौधे, किसी बीज से पेड़ बनाना कितना कठिन है। तो आप लोगों ने पेड़ रोपा है और आज हम इसके फल दूसरे वर्ष में प्राप्त कर रहे हैं। अब सरलता है और हमारे कार्य में तरलता भी है, आप सभी के आशीर्वाद से। यहाँ पे आप बहुत सारी बातें तो हुई हैं, बीच में रत्ती की बात आई और मेरे मन में जब रत्ती को जो लाल दाना उस पे थोड़ा कालीमा दिखती है तो एक आंख जैसे मुझे प्रतीत होती है पहले से ही। तो 2 शब्द आते हैं, रत्ती और कत्ती। रत्ती जो सूक्ष्मतम या जो सबसे छोटा भार, उससे भी छोटे वाले जैसे है पुष्प के बीज और दूसरे आप कहे गए हैं, लेकिन रति एक माप है। उसी तरह से कति भी एक माप है शब्द का। कति यानी कितना। हम शब्दों में अपनी बात प्रमाणित करें तो कति का प्रयोग होता है, और अगर ग्राम में, अगर वजन में करें तो रति का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। और जो रति मैंने देखा अभी तो वो 0.121497 ग्राम का एक रति होता है। और रति जितना औषधीय है उतना जहरीला भी है, जैसे आदरणीय डॉक्टर द्विवेदी सर ने कहा है। क्योंकि मुझे याद आता है दादी जी कहती थी कि इसको खाना मत, और खाने से ये इसका जो यानी एक छोटी सी गोली है, ये जहरीली गोली, लेकिन जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो इसके कई गुण हैं। और आयुर्वेद में इसके हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें इसके बारे में है। और ऐसे करके कुछ नाम इसका है बॉटनिकल में। तो ये रति जो छोटी चीज है वो बहुत ही गुणकारी है। और हमारे जो शुरुआत हुई है योगा की आपके माध्यम से आदरणीय नीलकंठ जी भाई साहब, ये भी सूक्ष्म से बेहतर की और इस संघर्ष से और फलक की तरफ बढ़ी है और हम पंजाब तक पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छी पहल आदरणीय हमारे गुरुजी ने करी है। हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर हम उस पंजाब क्षेत्र से मुख्य अतिथियों को जोड़ें, किसानों को जोड़ें और जो योगी लोगों को जोड़ें, फिर वहां प्रवेश करें तो माहौल और भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि मुझे दूसरी बात ये भी लगती है कि हम कोई आनंद मनाने कहीं नहीं जा रहे, क्षणिक आनंद, 1-2 दिन का आनंद, और हम कहें कि हम आयोजन कर रहे हैं, बल्कि हम अगर जैसे बाबला जी जाट के साथ अन्य लोगों को जोड़ करके वहां पे पहुंचते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो माहौल और भी प्रभावकारी हो सकता है। क्योंकि पंजाब में पैसे की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है और आवाभगत की भी कमी नहीं है। लेकिन अगर हम वहां से सदस्यों को तैयार करके वहां पे प्रवेश करें तो ये अनूठा उदाहरण हो सकता है। जहां पंजाब की धरती जहर उगल रही है, वहीं उस रति की तरह ये औषधि की तरह भी कार्य करेगा। तो मुझे ये
आभास होता है, मैंने कह दिया, क्योंकि हम सभी इस योगाहार परिवार के सदस्य हैं, तो कहने में कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है, जैसे कि अभी हमारे पास समय भी है, और अगर ऐसे कुछ लोग तैयार होते हैं तो बहुत अच्छा है। और इसके साथ ही मैं क्योंकि समय भी आगे बढ़ रहा है, मैं वापस आप आदरणीय भाई साहब के पास पहुंचता हूं। जी, धन्यवाद। ओम भैया, 1 मिनट लेना चाहूंगा आपका। जी जी जी, अरे हाँ, अभी जो रत्ती की बात चल रही थी, गुंजा के प्रयोग, तो मेरे पास इसमें प्राचीन ग्रंथों से संबंधित कुछ विचित्रताएं लिखी हुई है, कम से कम 2 पेज की, इसलिए वो मैं कल, तो समय खत्म हो गया है, एक कविता के रूप में है, आप कहें तो कल मैं उसको मतलब कि अभी मुख्य अतिथि के बाद जब भी समय मिलेगा उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, आप यदि इजाजत करेंगे तो, नहीं तो अभी तो कम से कम 5 मिनट लग जाएगा उसको। कल 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 आपको पूरा आप विषय रखेंगे अपना, और क्योंकि बस सिर्फ गुंजा के ऊपर है, मैं कहीं प्राचीन ग्रंथ की कुछ मतलब लिखा हुआ है ग्रंथ में गुंजा के विचित्र प्रयोग करके, तो वो कविता के रूप में 2 पेज का कल रख दूंगा सामने सबके। आपके पास बहुत बहुत ग्रंथ हैं, पुरानी परंपराओं की, वन संपदा की, उनके प्रयोग, उनकी औषधि, उनके गुण, और कई प्रयोग आपने किए हैं। वो कल आप पूरा समय रहेगा, जैसा आज आदरणीय नीलकंठ सावले जी ने अपना दिया है। अब नीलकंठ जी कह रहे थे हम क्या विषय रखें, और देखिए कितना महत्वपूर्ण विषय रखा और पूरा नहीं हुआ। ये ये जो है अभी कितना 8:37 हो गए, अगर इस पर चर्चा करेंगे तो 9 बज जाएंगे, और फिर भी पूरा नहीं होगा। तो नीलकंठ जी सावले जी का पुनः फिर होगा एक बार, और जो रह गया है उसको बिल्कुल, क्योंकि आपका तो यथार्थ अनुभव है। और चलिए, अब आज का समय हो गया है, तो और मैं कल जी प्रणाली धन्यवाद। बहन जी प्रदीप राज वर्मा जी कल रखेंगे। अब कल हमने प्रणाली खोटले सॉरी उसका कल्पना खोटले बहन जी का रखा था, क्योंकि बालाघाट का जो प्रवास हुआ है उसका वो खुद अपने शब्दों में बताएंगी, क्योंकि उस बहन ने जो जो कार्यक्रम कराया है उस वो शब्दों में तो नहीं हम कह सकते हैं। कितना परिश्रम और लगन, और वो मैंने जो देखा, उत्साह देखा, और वहाँ का जो बालाघाट का जो प्रवास करने के बाद जो हमें फीडबैक मिल रहा है जहाँ जहाँ किया है वहाँ, तो वो उसके बारे में कल वो बताना था, लेकिन कल प्रदीप राज वर्मा जी बताएंगे। परसों जो है कल्पना कोटले जी का अपन ले लेंगे, उनको सुन लेंगे। मैं तो गुंजा के बारे में बताऊंगा कल, बस गुंजा जो है ना अपना रत्ती, जिसको गुंजा भी बोलते हैं, उसके बारे में पूरा एक 2 पेज का वो है मेरे पास कलेक्शन, वो आपके सामने रखूंगा कल। ठीक है आदरणीय जी। चलिए, आज का मैं चाहूंगा कि अभिनंदन जी आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद, आभार करते हैं हमारी आसाम से बहन जुड़ी थी रीता जी का। और इसी के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री नीलकंठ जी साबड़े महाराष्ट्र से थे। उन्होंने भी अपना जीवन का अमूल्य ऐसा मार्ग